हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंग एसएससी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो ये हैं प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ मेनली होते हैं दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं तीन टाइप के: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हम एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू में आते हैं मेन सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में आगे आते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में फिर से डिवीजन होता है एपिडर्मिस और कॉर्क। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में होते हैं दो टिश्यूज़, जाइलम और फ्लोएम। इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम चलते हैं, इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब इस पार्ट के बारे में, इस वाले पार्ट के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये टिश्यूज़ हेल्प इन ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग रीजन में। इसका मतलब पेड़ जहाँ से ग्रो करता है, जैसे इस तरफ से ऊपर को जाएगा पेड़ और रूट्स से नीचे को जाएगा पेड़, तो इस एरियाज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत एक्टिव होते हैं, डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं। और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, थिन सेल वॉल होती है, वैक्यूओल नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब ये एक सेल है, ये दो सेल, ये तीसरा सेल, इनके बीच में स्पेस नहीं है। जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगी उसका मतलब ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, ऐसे इसके बीच में ये वाली स्पेस होगी। ठीक है। परफॉर्म सेल डिवीजन, ये वेरी एक्टिव होते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सेल डिवीजन तो करेंगे ही। और हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इनके पास होता है अच्छा खासा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जिसको कैम्बियम भी बोलते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम वो टिश्यूज़ होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं शूट्स में और रूट्स में, रूट एपेक्स में। शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, इसका मतलब जहाँ से शूट ग्रो कर रही होती है और जहाँ से रूट ग्रो कर रही होती है। ये क्या करते हैं? लेंथ बढ़ाते हैं स्टेम की और रूट्स की भी। जैसे यहाँ से पेड़ ऊपर को जाएगा, है ना, पेड़ फिर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है। और जहाँ से रूट्स होती है, जैसे रूट्स जाएंगी नीचे को, तो यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम होगा। और ये क्या करता है? लेंथ बढ़ाता है, रूट्स को नीचे लेके जाएगा और यहाँ पे शूट को यानी तने को ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का क्या मतलब होता है? लेटरल का मतलब होता है साइड में। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं बार्क के अंदर, ऐसे इस साइड में। ये क्या करते हैं? गर्थ बढ़ाते हैं, मतलब चौड़ाई बढ़ाते हैं स्टेम की, रूट की। इससे पेड़ मोटा होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ लीव्स में या इंटरनोड्स में। ये होती हैं नोड्स जहाँ से लीफ एक पैदा हो रहा होता है। लीफ का बेस, इसको बोलते हैं नोड। और जो एक नोड और दूसरी नोड के बीच में जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ये क्या करता है? लीव्स की लेंथ बढ़ाता है और इंटरनोड्स को बढ़ाता है। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतना सही था। अब इसके बाद आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये ज़्यादा डिवाइड नहीं करते हैं। और ये वो सेल्स होते हैं जो मैच्योर हो चुके होते हैं और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये वही करते हैं। और ये क्या करते हैं? और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमने पढ़ा, उन्हीं में एक प्रोसेस होता है, जब वो थोड़े एज कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। और उसी डिफ्रेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं रूट में, स्टेम में, लीव्स में, मतलब हर जगह ही। और शेप इनकी राउंड या ओवल इलोंगेटेड भी हो सकती है,
इरेगुलर पॉलीगनल मतलब हर टाइप की लगभग शेप होती है। सेल वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, और इनका जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, बड़ा। फंक्शन इनका, परमानेंट टिश्यूज़ के फंक्शन होते हैं ये जैसे सपोर्ट देना, स्टोरेज, कंडक्शन, प्रोटेक्शन। कंडक्शन का मतलब है वाटर, मिनरल या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट के अंदर, उसको बोलते हैं कंडक्शन। तो ये सब फंक्शन परमानेंट टिश्यू करते हैं। अब परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी आगे टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। पहले पढ़ते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पूरी प्लांट बॉडी में होता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फूड स्टोरेज करता है, फूड स्टोरेज करता है। ये बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है और जाइलम और फ्लोएम में भी मिलता है। जाइलम और फ्लोएम अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। और इसके जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के, वो लिविंग सेल्स होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, पहले तो फूड स्टोरेज करता है, और किसी किसी प्लांट्स में पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो, उनमें क्लोरोफिल होता है, तो उनका कलर थोड़ा ग्रीन होता है, तो उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और किसी किसी प्लांट में पैरेन्काइमा में ही उनकी जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ये ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, वो फ्लोट करते हैं, उनको बोलते हैं एरेन्काइमा। और एरेन्काइमा क्या करते हैं, वो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्लांट को हेल्प करते हैं फ्लोट करने में। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, जो प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं ना, पर वो फ्लोट कर रहे होते हैं, उनमें होता है एरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा क्या था, वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल स्टोर होता है, कंटेन होता है। ये हो गया पैरेन्काइमा। अब आते हैं कॉलनकाइमा पे। अब कॉलनकाइमा क्या होता है, एपिडर्मिस के इमीडिएटली अंडर होता है। एपिडर्मिस मतलब जो सबसे आउटर लेयर होती है प्लांट की, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके जस्ट अंडर होता है कॉलनकाइमा। और कहाँ होता है, यंग स्टेम्स में, पेटियोल्स में और लीफ वेन्स में। ये लीव्स, ये इसको बोलते हैं पेटियोल्स, और जो लीव्स में ऐसे करके जो नसें जैसी बनी होती है इसको बोलते हैं लीफ वेन्स। यहाँ पे कॉलनकाइमा होता है। इसके सेल्स भी लिविंग होते हैं। इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर्स, मतलब जैसे ये थिकन्ड है ना इरेगुलरली, ये ऐसे होते हैं इसके कॉर्नर्स। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है। देखो इसमें है नहीं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, इनके बीच में स्पेस नहीं है ना, ऐसे ही होती है। और इनका जो ल्यूमेन है वो भी बहुत नैरो होता है। इसका मतलब यही है, दो सेल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो इनका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत नैरो होता है, बहुत कम होता है। इनके सेल्स के बीच में जो हॉलो स्पेस नहीं होता, नहीं, ये तो इंटरसेलुलर स्पेस बता दिया मैंने। ल्यूमेन ये होता है सेल्स के बीच में जो स्पेस। फंक्शंस, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ये सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। जब हवा चलती है तो प्लांट ऐसे सीधा होता है, मान लो इधर से हवा चली तो प्लांट ऐसे बेंड हो जाता है, पर टूटता नहीं है। वो इसी की वजह से नहीं टूटता, कॉलनकाइमा टिश्यू की वजह से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लांट टूटता नहीं है, कॉलनकाइमा की वजह से। अब आते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा की तरफ। अब स्क्लेरेन्काइमा कहाँ होता है, स्टेम्स में होता है, वेस्कुलर बंडल्स में होता है। वेस्कुलर बंडल्स मतलब स्टोमेटा वाला, जो जो लीव्स में जो स्टोमेटा वगैरह होते हैं ना, उसमें होता है। लीव्स की वेन्स में होता है। और हार्ड कवरिंग, जैसे बार्क, हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट के जो आउटर एरिया होता है, और बार्क जो पेड़ का तना जो मोटा सा, उसमें होता है। ये डेड टिश्यूज़ होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, टेक्सचर में सख्त होते हैं। ये क्या करते हैं, टफनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके जो सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स टफनेस प्रोवाइड करते हैं। ये इनके बीच में जो स्पेस होता है, जो ल्यूमेन, जैसे ये था ना सेल, इसके बीच का ये ल्यूमेन, जो सेल के बीच में स्पेस, वो बहुत नैरो
यहाँ तो बिल्कुल कम, यहाँ तो होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। अब इनका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट देना, रिजिडिटी देना प्लांट को। और स्क्लेरेनकाइमा के ही जो स्क्लेरेनकाइमा तो टिश्यू है ना, जो इसके सेल्स जो मिलके टिश्यू बना रहे हैं उसको बोलते हैं स्क्लेरेट्स। और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड की हार्डनेस के लिए, जो सीड जो सख्त होता है उसके लिए, और अखरोट की शेल के लिए, और कोकोनट की जो आउटर पार्ट होता है उसकी हार्डनेस के लिए भी ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सेल वॉल होती है वो इनकी, जो इन सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिक हो गई होती है। क्यों? क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं एक केमिकल जिसको बोलते हैं लिग्निन। वो लिग्निन केमिकल सिक्रीट होता है और वो बाहर ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, जिससे इनकी सेल वॉल थिक हो जाती है। तो लिग्निन कैसे एक्ट करता है? सीमेंट की तरह, जो एक्सट्रीम हार्डनेस देता है, बहुत सख्त बना देता है और टिश्यू को बिल्कुल रिजिड बना देता है, टाइट। ये हो गया स्क्लेरेनकाइमा। कितना पढ़ लिया अभी तक हमने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर लिया, परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा कर लिया। अब करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये तो नाम से ही पता लग रहा होगा, प्रोटेक्ट करते हैं तो बाहर ही होंगे। वैसे अंदर से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं पर ये बाहर से करते हैं। ये कैसे एक शील्ड की तरह एक्ट करते हैं? तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब जो बाहर से जो डैमेज हो सकता है, जैसे मैकेनिकल डैमेज है ना, कोई पैथोजन, कोई बीमारी या वाटर लॉस, उससे ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एपिडर्मिस और कॉर्क। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स की उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट पार्ट्स। पूरे प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना, है ना। और इसका फंक्शन ये है कि जो प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में होते हैं, जहाँ पे पानी कम होता है, उसमें एपिडर्मिस ज़्यादा होता है, थिकर होता है एपिडर्मिस। वो क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स जो डेजर्ट में या जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे जो ग्रो करते हैं उसमें एपिडर्मिस ज़्यादा होता है, वैक्सी कवरिंग होती है। वो इसलिए होती है ताकि वो पानी को ज़्यादा लीक ना होने दें, पानी को पेड़ से बाहर ना जाने दें, जिसकी वजह से अंदर वाटर बैलेंस बना रहता है। ठीक है। और एक लेयर होती है क्यूटिन की, मतलब जो केमिकल जो सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं क्यूटिन। और क्यूटिन की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं, जो केमिकल होता है वो होता है क्यूटिन, और उसकी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस जो थिक हो जाता है। अब क्यूटिन क्या है? ये एक वैक्सी मटेरियल जैसा है, वैक्सी मटेरियल है जो वाटर रेजिस्टेंट होता है। मतलब वो पानी को बाहर नहीं जाने देता, पानी लॉस नहीं होने देता, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, और कोई फंजाई अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। ठीक है, ये एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। ये वाला पॉइंट होता क्या है, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो एक वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं क्यूटिन। और उस क्यूटिन की जब लेयर बन जाती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। और वो क्यूटिकल क्या करती है? वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर ऑफ प्लांट, उसको थिक कर देती है। उस थिकनेस से क्या होता है? वाटर लॉस नहीं होता, इंजरी से बचता है प्लांट, और कोई फंजाई अटैक, इन्वेजन ऑफ फंजाई हो जाए उससे भी प्लांट बचा रहता है। ठीक है। और जो एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स में होते हैं वो फॉर्म करते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जैसे ये रूट है, इसमें जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे फॉर्म हो जाएंगे एपिडर्मिस की वजह से। उससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, रूट्स सॉइल से ज़्यादा पानी खींच सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। और जो लीव्स में जो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्टोमेटा फॉर्म करते हैं। स्टोमेटा होता है जिससे कि लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। और
जो स्टोमेटा होता है उसके जो गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। और वो गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप के। ये देखो, ये होते हैं स्टोमेटा। ये रहा स्टोमेटा पूरा। एक मिनट। हाँ, ये रहा पूरा स्टोमेटा। और जो ये वाले हैं ये हैं गार्ड सेल्स, ये है ना किडनी शेप के। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स ओपन है तो गैसेस का एक्सचेंज यहाँ से हो सकता है। यहाँ पे गार्ड सेल्स क्लोज्ड हैं। और जो गार्ड सेल्स जो होते हैं ग्रास में, वो होते हैं डम्बल शेप्ड। ठीक है। और ये रहा एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। मतलब ये एक पत्ता था ऐसे, ये अपर एपिडर्मिस और पत्ते के नीचे वाली साइड लोअर एपिडर्मिस। ये क्यूटिकल की लेयर, ये रही क्यूटिकल की लेयर। इससे थिक हो गया ना एपिडर्मिस, पहले इतना सा था, क्यूटिकल की लेयर आ गई तो इतना बड़ा बन गया। ये होता है। अब दूसरा दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस हो गया, दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉर्क। अब हम पढ़ेंगे कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जो एपिडर्मिस जब मैच्योर हो जाता है वही कॉर्क बन जाता है। एपिडर्मिस टर्न कॉर्क इन मैच्योर रूट्स एंड शूट्स। कॉर्क सेल क्या करता है? एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट का। ठीक है, सबसे जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, उसको बोलते हैं कॉर्क। ये सेल्स भी डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ अरेंज्ड होते हैं। और ये आउटर कवरिंग में होते हैं प्लांट की। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना मैच्योर रूट्स और शूट्स को। और सुब्रिन लेयर इस पर प्रेजेंट होती है, जैसे उस पर क्यूटिकल थी, इस पर सुब्रिन। वो क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है प्लांट्स की, और वो वाटर को और गैस को बाहर नहीं जाने देती, वाटर लॉस से बचाती है प्लांट को। तो ये हो गया कॉर्क। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टिश्यूज होते हैं मेन, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी और मिनरल्स को पूरे प्लांट में पहुंचाता है, इसका ट्रांसपोर्ट करता है। वन वे कंडक्शन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक ही तरफ जाता है पानी लेके और मिनरल्स लेके। और इसमें क्या होता है? थिक सेल वॉल होती है जो कि लिग्निन की बनी होती है। अब इसको ऐसे याद रखते हो, याद रख सकते हो, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जल लेके आएगा, फ्लोएम फल लेके आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। इसके चार टाइप होते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स। जो पैरन का जहाँ पे भी पैरेनकाइमा होगा वो लिविंग सेल ही होगा। तो जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होता है और बाकी सारे डेड होते हैं। बस यही है जाइलम, जो कि वाटर और मिनरल्स कैरी करता है प्लांट में। उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम फल लेके आएगा, तो फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लो इसका टू वे होता है, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। और इसकी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसके चार टाइप्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब क्या है? लिविंग सेल की बनी है, न्यूक्लियस नहीं है और फूड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। कंपेनियन सेल भी लिविंग सेल है, न्यूक्लियस होता है, इसमें नहीं था, इसमें होता है। और ये सीव ट्यूब का हेल्प करता है फूड की लोडिंग और अनलोडिंग में। फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा है तो लिविंग होगा ही, ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। और फ्लोएम फाइबर, ये डेड सेल्स होते हैं, फाइबर जहाँ पे आ गया वो डेड सेल होते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। और ये कंडक्शन में, मतलब फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता। और जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। जाइलम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल।
ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल लेके आएगा, फ्लोएम फल लेके आएगा। अब ये डिफरेंस देख लो एक ट्रांसपायरेशन और गटेशन में। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर वेपर। जो प्लांट से जो वाटर वेपर का लॉस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। गटेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर ड्रॉप की फॉर्म में जो बाहर निकलता है प्लांट से, उसको बोलते हैं गटेशन। ट्रांसपायरेशन किससे होता है? स्टोमेटा से, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता था वहीं से ट्रांसपायरेशन होता है। क्यूटिकल से, आउटर लेयर से, और लेंटिकल्स से। और गटेशन कहाँ से होता है? हाइडाथोड से। हाइडाथोड्स मतलब जैसे ये लीफ है, इसके ऐसे साइड में होते हैं हाइडाथोड्स। यहाँ से गटेशन होता है, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स का लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ टर्जिडिटी, मतलब सेल में वाटर का लॉस होता है। गटेशन में क्या होता है? सेल में वाटर का लॉस नहीं होता। ट्रांसपायरेशन क्या करता है? प्लांट बॉडी को कूल करता है, ठंडा करता है। गटेशन नहीं करता। ट्रांसपायरेशन कब होता है? दिन में। गटेशन कब होता है? रात में। आप इतना भी याद रखोगे तब भी बहुत है कि ट्रांसपायरेशन में लॉस ऑफ वाटर वेपर, गटेशन में लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ट्रांसपायरेशन दिन में होता है, गटेशन रात में होता है। अब हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। अब हम आएंगे एनिमल टिश्यूज़ पे। अब एनिमल टिश्यू मेन 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में आगे हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मस्कुलर टिश्यू में है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। और कनेक्टिव टिश्यू में है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट, टेंडन और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं लिम्फ और ब्लड। पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या करता है? कवरिंग प्रोवाइड करता है। कवरिंग होती है ये स्किन के नीचे, और भी कवरिंग प्रोवाइड करता है। ये टाइटली पैक्ड होता है और कंटिन्यूस शीट के फॉर्म में होता है। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसेशन और प्रोटेक्शन, ये फंक्शन करता है। टाइप्स 6: सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। पहले पढ़ते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है? सिंगल लेयर होता है, फ्लैट होता है। जैसे देखो यहाँ पे था ना ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये बहुत सारी लेयर्स हैं। इसमें भी लेयर्स होती हैं, ये तो कॉलम की शेप में होते हैं। इसमें सीलिया भी होता है और कॉलम, इसमें भी लेयर्स होती हैं। इसमें सिर्फ एक ही लेयर है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में सिर्फ एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, है ना, जो कि बॉडी कैविटी, जैसे ये स्किन है बिल्कुल इसके नीचे होगी, ऐसे होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है पैसेज। जैसे मान लो ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, ये बिल्कुल सिंगल लेयर है पतली सी, यहाँ से अंदर कुछ जाना है तो जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो ज़रूरी हैं वो जा सकते हैं, उनका पैसेज हो सकता है। जो थिक पार्टिकल्स हैं जो कि अनवांटेड हैं उनका पैसेज नहीं होता। तो यही है रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द अंडरलाइंग टिश्यू। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, बॉडी कैविटीज़ में, एल्वियोली में, एल्वियोली वो लंग्स में, और चेम्बर्स ऑफ हार्ट में। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये कहाँ मिलता है? जहाँ पे बॉडी को वेयर एंड टेयर हो सकता है वहाँ पे होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। बॉडी को वेयर एंड टेयर तो सब जगह हो सकता है, पर जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पे होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसकी टॉप लेयर्स फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है ना, और जो डीपर लेयर होती है वो
क्यूबॉइडल और कॉलमनार होती है, मतलब क्यूबॉइडल शेप की, या जैसे कॉलमनार टिश्यू होता है वैसी होती है। प्रेजेंट कहाँ होता है? स्किन में, ओरल म्यूकोसा मतलब ओरल कैविटी वाली साइड, आइस में, रेक्टम में, और एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया में, फीमेल के जो जेनिटिलिया वाला पार्ट है वहाँ पे। और अब आते हैं हम कॉलमनार एपिथीलियम पे। ये था स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। कॉलमनार एपिथीलियम में क्या होता है? सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, ये देखो है ना, इलोंगेटेड कॉलम शेप के, और सिंगल लेयर होती है। ये कॉलम शेप के और एक ही लेयर है, इसके नीचे नहीं है कोई। अब कॉलमनार एपिथीलियम का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करना, एब्जॉर्ब करना मटेरियल को और सिक्रीट करना। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब्स में। ये जितने भी जो पार्ट हैं ये हम पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे हम सब कुछ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब्स में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इंटेस्टाइन होता है, स्टमक में, यूटरस में, और डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड। डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स में क्यों? क्योंकि ये सिक्रीशन भी करते हैं, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन, एंजाइम्स का सिक्रीशन। अब सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम, ये था कॉलमनार एपिथीलियम। इस पे ही सीलिया लगा दो, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगा दो, तो ये बन गया सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम। ये रहे सीलिया। अब सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन टिश्यू दैट कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं? ये मदद करते हैं पार्टिकल्स के मूवमेंट में। अब जैसे ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया में, ब्रोंकियल ट्यूब्स में, ब्रोंकियोल्स में, नेजल कैविटी में, और फैलोपियन ट्यूब में। तो इससे क्या होता है? जो भी कोई फ्लूइड है जो यहाँ से गुजरना है, ये हेयर की मदद से वो इजीली ग्लाइड कर जाता है, इसके ऊपर से आराम से मूवमेंट हो सकता है। ये हो गया सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम। अब इसमें ये तो हो गया। अब ये जो टिश्यूज़ जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सब याद करना पड़ेगा। अब इसमें समझने वाला यही है कि ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये टिश्यू कहाँ होता है, ये वाला टिश्यू कहाँ होता है, पर ये सब याद करना ही पड़ेगा। तो इसको एक बार सुन लेना और उसके बाद इसको याद कर लेना। क्यूबॉइडल एपिथीलियम, पहले तो नाम से समझ आ रहा है क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, टॉल एंड हैव लार्ज न्यूक्लियाई। लार्ज न्यूक्लियाई होता है सेंटर ऑफ सेल में, सेल के बीच में। काम क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स में, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम, और ये भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ग्लैंड। अब ये क्या होता है? यहाँ तो ये सिंगल सेल होता है, यहाँ तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में। इसका मतलब है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब ये क्या करते हैं? बॉडी में जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसको सिक्रीट करते हैं, जैसे म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस और अदर फ्लूइड्स। डाइजेस्टिव जूसेस जो डाइजेशन में हेल्प करता है, म्यूकस जो हमारे स्टमक को बचाता है HCl से, हमारे स्टमक में HCl होता है ना, तो उसको जो सिक्रीट करते हैं वो करते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू। ये क्या होता है? ये फोल्डेड होता है अंदर को, जैसे ये है ना फोल्डेड, ऐसे फोल्डेड होता है। और प्रेजेंट कहाँ होता है? इंटरनल ऑर्गन्स में, ग्लैंडुलर ऑर्गन्स में, और स्किन में। स्किन में जैसे जो पसीना निकलेगा बाहर को, वो भी यहीं से निकलेगा, तो इसलिए। और जो म्यूकस निकलेगा स्टमक में, डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे जो जाते हैं और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सब ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू से निकलते हैं। ये हो गया हमारा एपिथीलियम टिश्यू। अब हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू क्या है? इलोंगेटेड लार्ज साइज के टिश्यू हैं। इनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन।
और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी वजह से कर पाते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है इनमें, उसकी वजह से। टाइप्स इसके: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स जिसको हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं, और कार्डियक मसल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल। अब ये तो नाम से समझ आ रहा है कि स्केलेटल मसल मतलब ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्केलेटन के आसपास, मतलब जो हमारा हड्डियों का ढांचा है उसके आसपास जो मसल्स होते हैं उससे अटैच्ड, जो उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। कैरेक्टरिस्टिक इनका, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। जैसे ये देखो, एक मसल फाइबर्स है ना, ये इलोंगेटेड है और अनब्रांच्ड हैं, मतलब ब्रांच्ड नहीं है, ऐसे ब्रांच्ड नहीं है, और शेप में सिलेंड्रिकल हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और नेचर में फास्ट होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से स्केलेटल मसल्स को हिला सकते हैं। ईच सेल, हर एक सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और इनमें स्ट्राइएशंस होती है। स्ट्राइएशंस क्या होता है? जैसे बैंड, जैसे पैटर्न जैसा होता है सेल्स में या टिश्यूज़ में, इसको बोलते हैं स्ट्राइएशंस। और ये सेल्स इजीली फटीग हो सकते हैं, स्केलेटल मसल्स। जैसे हम कोई काम करेंगे तो हम फटीग हो जाते हैं ना, वही इजीली फटीग हो जाते हैं। फंक्शन क्या है? बॉडी मूवमेंट करना और पोस्चर को मेंटेन करना, यह है स्केलेटल मसल्स का फंक्शन। अब हम आते हैं स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में, यूट्रस में, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, ब्रोंकाई में, आइरिस में। आइरिस ये आँख वाला आइरिस। कैरेक्टरिस्टिक्स इनका: न्यूक्लियस होता है सेंटर, सेंटर में सेल के, सेंटर के सेल में न्यूक्लियस होता है। स्ट्राइएशंस इसमें नहीं होते, नॉन स्ट्राइएटेड। स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप के होते हैं, और ये एक साथ जुड़े होते हैं सेल जंक्शन की मदद से। ये है सेल जंक्शन, ये इकट्ठे होते हैं एक तरह से, ये है ना। और सेल्स इनके अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब ब्रांच इनमें, ब्रांच जैसे ये थी ब्रांच कार्डियक मसल में ब्रांच, ये ब्रांच इनमें नहीं होती। और देखो ये जंक्शन की तरह ऐसे जुड़े हुए हैं ना। ये रे, अनब्रांच्ड होते हैं, स्लो इन ग्रोथ, ग्रोथ इनकी स्लो होती है, और फटीग नहीं होते, इनवॉलेंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनका फंक्शन क्या है? मसल पेरिस्टालसिस, इसका मतलब मसल को वेव की तरह मूवमेंट करवाना। जैसे ये है हमारी एसोफेगस, जब हमारा खाना जाता है अंदर, यहाँ से स्टमक में जा रहा है, तो हमारी ईसोफेगस ऐसे वेव की तरह मूव करती है। यहाँ पे है खाना तो यहाँ से ऐसे, और वेव की तरह मूव करती है जिससे हमारा खाना अंदर जाता है। तो वो स्मूथ मसल्स की वजह से होता है, वो हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। और भी जैसे इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड मूव करता है तो वो भी पेरिस्टालसिस की मदद से ही मूव करता है, वेव लाइक मूवमेंट, जिसकी वजह से फूड हमारा ठिकाने पे पहुंचता है। अब आगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ होते हैं? हार्ट में। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक न्यूक्लियस होता है, और ब्रांच्ड होते हैं। ये ब्रांच्ड है ना, ये ब्रांच्ड है। स्ट्राइएशंस इनमें होती हैं। कार्डियक मसल्स फटीग नहीं करते, अगर ये फटीग करेंगे हमारा दिल रुक जाएगा। इनवॉलेंटरी होते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और ये क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फंक्शन इनका यही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना वॉल ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट की चेम्बर्स की। यह हमारा मसल टिश्यू भी हो गया। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट, टेंडन, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ और ब्लड। सबसे पहले पढ़ते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये फैट होता है।
एडिपोसाइट्स का बना होता है। जहाँ भी आपको साइट्स दिख गया इसका मतलब वो सेल के बारे में बात हो रही है। ये सेल हैं एडिपोसाइट्स। इनमें क्या होता है, सेल्स में फैट्स होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंटेन्स वाइट एंड येलो फाइबर्स, ये क्या है, ये फैट ही है। वाइट और येलो फाइबर्स की फॉर्म में ये फैट होता है। फैट क्यों होता है, एनर्जी के लिए। जब ज़रूरत होगी शरीर को तब फैट यूज़ होगा एनर्जी के लिए। और ये इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है और इंटरनल ऑर्गन्स की कुशनिंग भी करता है, उनको थोड़ा बचाता भी है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी, स्किन के नीचे, ऑर्गन्स के बीच में, बोन मैरो में और ब्रेस्ट टिश्यू में। ये हो गया एडिपोज टिश्यू। अब आते हैं एरियोलर टिश्यू पे। एरियोलर टिश्यू क्या है, ये जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, मतलब जेल की तरह होता है, जो प्रोटीन्स का बना होता है, वाटर का और कार्बोहाइड्रेट्स का। ये क्या होता है, एक फाइबर का नेटवर्क जैसा होता है। जैसे ये ना फाइबर्स का नेटवर्क जैसा, जिसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। इसको भूल जाओ, बस ये नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होता है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ के रिपेयर में हेल्प करता है। ये स्किन के अंदर होता है, मसल्स में होता है और बोन मैरो में होता है। ये हो गया एरियोलर टिश्यू। अब हम आते हैं बोन पे। बोन तो सबको मुझे लगता है पता ही होगा। बोन क्या होती है, हड्डियाँ हार्ड होती हैं, रिजिड स्ट्रॉन्ग होती हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती। बोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम की और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की। बोन का मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना, बॉडी को सपोर्ट करना, एक ढांचा देना बॉडी को। ये करती हैं बोन्स। अब आते हैं हम लिगामेंट पे। लिगामेंट किसके बने होते हैं, कोलेजन मॉलिक्यूल के, जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं, इसको भूल जाओ, पैरेलल फाइबर्स में जो ऑर्गेनाइज होते हैं पैरेलल में, जैसे ये है। ये कोलेजन मॉलिक्यूल हैं जो कि ऐसे फाइबर्स, ये ऐसे पैरेलल तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है ना, इसी को बोलते हैं लिगामेंट। ये करते क्या हैं, सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को ऐसे एक जगह पकड़ के रखते हैं और बोन को जोड़ते हैं। जैसे ये एक बोन है फिब्यूला, ये लोअर लेग की बोन है, ये नी है, ये फीमर है, मतलब क्वाड्रिसेप्स के जो नीचे वाली जो बोन फीमर, ये टिबिया। और ये फीमर ने इसको फिबुला के साथ, जो फीमर को फिबुला के साथ जो जोड़ रखा है, इसको बोलते हैं लिगामेंट। आपने सुना होगा लिगामेंट टेयर हो गया, ACL MCL, वो सब लिगामेंट होते हैं। टिश्यू ये बहुत इलास्टिक होता है और इसमें नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इसका मेन काम क्या है, बोन और बोन को जोड़ना, बस इतना याद रखना। लिगामेंट का मेन काम, एक तो कोलेजन मॉलिक्यूल का बना होता है, इसका मेन काम क्या है, बोन और बोन को जोड़ना, और वेरी इलास्टिक पर कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। तभी बोलते हैं जिसका लिगामेंट टेयर है, माइक्रो टेयर है या पूरा टेयर है, उसको कोलेजन खाना चाहिए वर्कआउट से पहले। अब हम आते हैं टेंडन्स पे। टेंडन्स इलोंगेटेड कॉलम शेप के होते हैं, सिंगल लेयर होती है। टेंडन्स का मेन काम क्या है, मसल्स और बोन्स को जोड़ना, ठीक है, और स्मूथ मूवमेंट करवाना जॉइंट्स के अराउंड। इसका मेन काम यही है, मसल और बोन्स को जोड़ना। इसमें क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, पर ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ये क्या है, ये है अकीलीज टेंडन, जो कि है स्ट्रॉन्गेस्ट और बिगेस्ट टेंडन इन अ ह्यूमन बॉडी। इसको याद रखना, ये है अकीलीज टेंडन। अब हम आते हैं कार्टिलेज पे। कार्टिलेज क्या होता है, वाइडली स्पेस्ड सेल। ये क्या है, प्रोटीन्स और शुगर का एक स्मूथ सा मैट्रिक्स जैसा, मतलब ये कैसे स्मूथ सी लेयर जैसी बनी होती है बोन्स के अराउंड, बोन एंड्स के अराउंड, जो क्या करता है, एक तो जॉइंट्स को स्मूथ करता है, जहाँ बोन एंडिंग है उसको स्मूथ कर देता है। जैसे ये नोज़ है, हमारा नोज़ ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना, आगे से इधर उधर घूम जाता है, वो किसकी वजह से घूमता है, कार्टिलेज की वजह से। हमारे ईयर में भी कार्टिलेज होते हैं, तो ये जो स्मूथ करता है ये करता है कार्टिलेज। इसकी लोकेशन नोज़, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंग्स में।
अब हम आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड है। ये होते हैं दो टाइप के, लिम्फ और ब्लड। लिम्फ क्या होता है? एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है ना, वैसे ही एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। उसमें जो फ्लो करता है उसको बोलते हैं लिम्फ। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें आरबीसी और ब्लड प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं लिम्फ में। और ये कैसा होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके जैसा होता है प्लाज्मा, अभी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट, ग्लूकोज और पानी, वाटर। ये स्लाइटली येलो, मतलब लाइट येलो कलर का होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसका मतलब जैसे मान लो आपको इन्फेक्शन हो गया, तो जैसे मान लो पेट की तरफ आपको इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे जो लिम्फ है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग से क्या होगा, ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और फिर इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। तो ऐसे ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है लिम्फ। और ये किस में होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। अब हम आते हैं ब्लड पे। अब सबसे पहले तो ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये होता है प्लाज्मा। आपने देखा होगा आजकल तो लोग अपना प्लाज्मा को प्यूरिफाई भी करवाते हैं। तो ये होता है प्लाज्मा। और इसका सॉलिड पार्ट डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है, 55% ऑफ ब्लड है प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 92% है वाटर, इसलिए पानी पिया करो। और 8% ऑफ प्लाज्मा है हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स। प्लाज्मा कैसा होता है, येलो कलर का। और 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेंस। एल्ब्यूमिन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, मतलब वाटर कैसे जा रहा है सेल के अंदर या बाहर। ग्लोबुलिन क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, बीमारी से बचाते हैं। और फिब्रिनोजेंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में, मतलब ब्लड का फ्लो को रोकने में। और ये हो गया प्लाज्मा जो कि होता है। इसमें आप बस इतना ही याद रखो कि 55% होता है ब्लड का, 92% प्लाज्मा का पानी होता है और ये येलो कलर का होता है बस। और ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है बस। अब आते हैं हम सॉलिड पार्ट पे, जो कि है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो 45% ब्लड का बनाते हैं। अब आरबीसी को बोलते हैं बढ़िया भाषा में एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स। ये सबसे ज़्यादा होते हैं इन तीनों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी नॉर्मल ह्यूमन में। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो में बनते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता मैमल्स में। बाइकनकेव शेप के होते हैं, ये होती है बाइकनकेव शेप। रेड कलर के होते हैं, क्यों, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन एक हेल्दी इंसान के ब्लड में कितना होता है, 12 से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। और एवरेज लाइफ स्पैन, मतलब एवरेज ये रेड ब्लड सेल्स कितना चल सकते हैं, 120 दिन। और 120 दिन के बाद ये कहाँ ख़त्म होते हैं, स्प्लीन में। और इनका काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को लेके जाना। और जो एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या है, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स होता है। अब हम दोबारा स्प्लीन पे आते हैं। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, जहाँ पे आरबीसीज की लाइफ का अंतिम पग होता है। और स्प्लीन कहाँ होती है, स्प्लीन होती है लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। राइट साइड में लीवर होता है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन होती है। ये अवे देख रहा है ये इंसान जिसकी स्प्लीन दिखा रखी है, ये है स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होती है, रिब केज से प्रोटेक्टेड होती है। राइट में लीवर होता है, लेफ्ट में स्प्लीन होती है। ये क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और आरबीसीज को ख़त्म करती है। और ये स्टोर भी करती है ब्लड को,
इमरजेंसी के लिए, और जब ज़रूरत होती है तो रिलीज़ कर देती है बॉडी में। यह है स्प्लीन। एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं ल्यूकोसाइट्स पे, जिसको हम प्यार से डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन कितना है? लाइफ स्पैन 12 डेज। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये इरेगुलर शेप के होते हैं। इरेगुलर शेप, ये देखो इरेगुलर शेप। आरबीसीज के मुकाबले कम क्वांटिटी में होते हैं, और आरबीसीज नहीं, ये मैंने गलत लिखा है, इसको लिखना था डब्ल्यूबीसीज। इसको मैं जब टेलीग्राम पे भेजूंगा तो ठीक कर दूंगा। और ये दो टाइप के होते हैं डब्ल्यूबीसीज, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 और टाइप आते हैं। न्यूट्रोफिल्स। बेसिकली आरबीसी का काम होता है शरीर को जो आउटर जो थ्रेट है उससे बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, बैक्टीरिया से बचाना, इन सब चीज़ों से बचाना, बीमारी से बचाना, यही है आरबीसी का काम। तो 2 टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसीज, ये डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मैंने पढ़ाया था सेल में, इसका मतलब है खाना। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को खा लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर आते हैं यूस्नोफिल्स। इसका काम क्या है? पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ना और एलर्जीज से बचाना। और बेसोफिल्स, उसके बाद आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम अमाउंट में जो आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बेसोफिल्स। ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को सिक्रीट करते हैं। इसका मतलब है जब कोई ख़तरा शरीर में आता है, तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, शरीर का कुछ पार्ट फूल जाता है, सूजन आ जाती है, तो वो जो सूजन जिसकी वजह से आती है, उन केमिकल्स को बेसोफिल सिक्रीट करता है। और वो केमिकल क्या होते हैं? हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन क्या है? ये बेसिकली तीनों एक केमिकल हैं। हिस्टामिन क्या करता है? इन्फ्लेमेशन करवाता है। जब एलर्जी होती है, आप में से अगर किसी को एलर्जी होगी तो आंखें फूल जाती हैं, नाक अंदर से फूल जाता है, जिससे हमें लगता है जुकाम है। वो सब क्यों होता है? वो हिस्टामिन की वजह से होता है। और ये क्यों होता है? ताकि शरीर बच सके, ताकि जो शरीर में जो फॉरेन पार्टिकल्स जा रहे हैं वो स्वेलिंग से क्या होता है, वो नहीं जा पाते, और फिर जब हमें छींक वगैरह आती है तो वो बाहर निकल जाते हैं अगर कोई अंदर गए हैं। ऐसे हेपरिन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अगर ब्लड ज़्यादा बहेगा तो क्लॉट हो जाता है, प्लेटलेट्स उसको क्लॉट कर देते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड ना बहे। पर ब्लड शरीर में तो बहना चाहिए ना, तो उस क्लॉटिंग को कौन रोकता है? हेपरिन। ये मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। और लास्ट में है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? इंजरी साइट्स में ब्लीडिंग को रोकता है। इंजरी साइट में ब्लीडिंग को रोकना है ताकि शरीर से ब्लड लॉस ना हो जाए, पर शरीर के अंदर ब्लड बहना चाहिए, तो उसमें क्लॉटिंग ना हो जाए, वो करता है हेपरिन। ये समझ आ गया? और दूसरा है, पहला था ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें 3 थे, न्यूट्रोफिल्स, यूस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। और ग्रेनुलोसाइट्स के अलावा है एग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? ये बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके 2 सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में 2 तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करते हैं। मतलब कुछ शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आया है ना, तो इम्यून रिस्पॉन्स को जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स के पास जाते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। और मोनोसाइट्स, एक तो लिम्फोसाइट्स था, दूसरा मोनोसाइट, ये क्या करते हैं? एक तो ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये रहा मोनोसाइट, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। ये क्या करते हैं? ये टिश्यू में एंटर करते हैं लॉन्ग टर्म फैगोसाइटोसिस के लिए। इसका मतलब ये भी बेसिकली जो फॉरेन पार्टिकल्स को खा लेते हैं,
जो कि नुकसानदायक हैं। तो WBCs में बस इतना याद रखोगे तो भी चलेगा कि ये 12 दिन इनका लाइफ स्पैन है। कलरलेस होते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन होता नहीं है, न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर शेप्ड होते हैं, RBC से कम क्वांटिटी में होते हैं। दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। इतना याद रखोगे तो चल जाएगा, पर ये भी याद रखोगे तो अति उत्तम। और बेसिकली इन सब का काम एक तरह से शरीर को बचाना, फॉरेन पार्टिकल्स से बचाना ही है। अब लास्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड है उसका लास्ट पार्ट वो है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये नॉर्मल बॉडी में 1.5 से 3.5 लैक्स होते हैं। इसका मतलब 1.5 से 3.5 लैक्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है। लाइफ स्पैन कितना, 7 से 10 दिन, 7 to 10 डेज। ये स्पेशल सेल ये बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में ये क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ब्लड की क्लॉटिंग मतलब खून को रोकना ज़्यादा बहने से, और खून को अंदर, शरीर के अंदर क्लॉटिंग से कौन रोकता था, हेपरिन। अब हम आते हैं अपने फाइनल टिश्यू पे, जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, ये स्पेशलाइज्ड सेल से बने हुए टिश्यू हैं जो कि नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। इनका काम क्या है, स्टिमुलाई को रिसीव करना। इसका मतलब कुछ जो भी स्टिमुलस हमारे शरीर को मिला, जैसे कि मान लो आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, हाथ लगाया तो स्टिमुलस मिला कि ये हमारे शरीर को नुकसान दे सकती है, तो जो वो मैसेज मिलता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो उस मैसेज को कौन रिसीव करता है, ये नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स। इन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन, जिससे नर्वस टिश्यू बनता है। और फिर ये सिग्नल को आगे लेके जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, और फिर आगे से रिस्पॉन्स आता है, मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं उससे रिस्पॉन्स आता है, और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हाथ को पीछे हटाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। अब बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब नर्वस टिश्यू किससे बनता है, न्यूरॉन से। ये क्या है, नर्व इम्पल्सेस ये सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और न्यूरॉन जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, ये हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा था। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब सिग्नल कैसे जाता है, स्टिमुलस कैसे आता है और बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करती है, वो हम समझेंगे। ये डेंड्राइट्स, जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये जो आउट बाहर जो निकले हैं, यहाँ से स्टिमुलस रिसीव होता है, यहाँ से स्टिमुलस रिसीव हुआ और इलेक्ट्रिक इम्पल्स से एक जाती है, यहाँ से होती हुई इलेक्ट्रिसिटी, करंट जाता है। और पहले तो जो दो न्यूरॉन्स के जो बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं साइनैप्स। तो यहाँ से ये ट्रैवल करता है दूसरे सेल में, फिर यहाँ से ये आगे चलता जाता है, और ये फिर कहाँ जाता है, ये हमारे मसल्स में जाता है, मतलब इफेक्टर्स में, इफेक्टर मसल जो काम करेंगे। ये पहले, सबसे पहले तो ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। ये हो गया, सेल बॉडी से चला गया, यहाँ से चला गया, एक्सॉन से चला गया, साइनैप्स से चला गया, और उसके बाद ये सिग्नल जाता है इफेक्टर में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। फिर वहाँ से सिग्नल आता है हमारी इफेक्टर मसल्स को, जिन्होंने काम करना है कि हाथ हटा लो। फिर हाथ हटाते हैं और उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ये एक बार फिर से समझा देता हूँ, ट्रांसमिशन कैसे होता है। डेंड्राइट्स यानी यहाँ से सिग्नल रिसीव होता है, स्टिमुलस रिसीव होता है, और फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक ट्रैवल करती है यहाँ से सेल से, जो कि साइनैप्स से होते हुए, साइनैप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप, से होती हुई जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता है इफेक्टर को, इफेक्टर मतलब मसल्स जिन्होंने रिस्पॉन्स देना है, और रिस्पॉन्स मसल्स को सिग्नल जाता है और मसल्स आगे रिस्पॉन्ड करती हैं। ये हो गया नर्वस टिश्यू। हमारे सारे टिश्यू ख़त्म। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जैसे ही टेलीग्राम एक्टिव होगा। अभी टेलीग्राम शायद बैंड है, गवर्नमेंट ने कर रखा है बैन 22 जून तक। जैसे ही टेलीग्राम ऑन होगा आपको ये PDF मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ऑल राइट।